Hello everyone, my name is Muskan Singh और today we are going to study on the topic of mechanism of sperm capacitation. तो first of all हम ये देखेंगे कि क्या mechanism है sperm capacitation का, ठीक है. और हम ये देखेंगे कि basically sperm capacitation होता क्या है, ठीक है. क्या होता है, देखो, ड्यूरिंग इंटरकोर्स आप देखोगे स्पर्म जो है वो कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है. कहाँ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है. क्लियर. तो वहां पे क्या होगा, अब इस स्पर्म को खुद को प्रिपेयर करना है ताकि ये क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके. किसको फर्टिलाइज कर सके, ओवम को फर्टिलाइज कर सके. अगर वहां पे एग प्रेजेंट होता है तो बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या होता है स्पर्म का, कि वो जाके ओवम को क्या करे, फर्टिलाइज कर सके. तो उसके लिए स्पर्म को जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा. तो ये जो प्रोसेस है स्पर्म कैपेसिटेशन, तो हम इसको अगर देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्म कैपेसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पर्म को रेडी कर रहे होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ये प्रोसेस आपको ओविडक्ट में मिलेगा. ओविडक्ट बोलो या फिलोपियन ट्यूब में बोलो. तो जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब आप स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं स्पर्म में, और हम उसको स्पर्म कैपेसिटेशन बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में. तो कैपेसिटेशन जो है वो बेसिकली स्पर्म को प्रिपेयर कर रहा होता है फाइनल स्टेप के लिए. तो कैपेसिटेशन के बाद जो है वो आपको एक और रिएक्शन देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्रोसोम रिएक्शन. क्या बोलेंगे, एक्रोसोम रिएक्शन. तो एक्रोसोम रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे ये क्या है आपका oocyte है, oocyte बोलो या एग बोलो. तो स्पर्म जब यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा किसके, जोना पेल्यूसिडा के. हमें पता है ये बात, एक मिनट, 1 सेकेंड. हमें ये बात पता है जो oocyte होता है, जो फीमेल का जो एग होता है वो किससे कवर्ड होता है, जोना पेल्यूसिडा से कवर्ड होता है. तो जब भी स्पर्म कांटेक्ट में आएगा किसके, जोना पेल्यूसिडा के, तो यहाँ एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है, वो कुछ एंजाइम रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक एक्रोसिन हो गया, हेलोरेनेज एंजाइम हो गया. ये सब जो है ये क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है, जिसके कारण स्पर्म जो है वो कहाँ इंटर कर सकता है, एग के अंदर इंटर कर सकता है. ओके. और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फिर होगी. यहां तक क्लियर है ये पॉइंट. ओके, 1 सेकेंड. तो अब हम एक बार इसको रीड करें. अगर Capacitation refers to a series of physiological changes that sperm undergo in the female reproductive tract. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए कि कहाँ हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है. वो भी कहाँ पे, तो ओविडक्ट में. क्या बोलोगे, या तो ओविडक्ट बोलोगे या फिर फिलोपियन ट्यूब बोलोगे. दोनों तो एक ही चीज होता है. ओके. तो इसमें क्या क्या हो रहा होता है अब देखते हैं. Capacitation refers to a series of physiological changes that sperm undergo in the female reproductive tract that enables them to acquire the ability to fertilize an egg. तो basically हम sperm को prepare कर रहे होते हैं किस चीज के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए. किसको फर्टिलाइज करने के लिए, तो एग को फर्टिलाइज करने के लिए. जैसे आप खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हो, जब आपकी एग्जाम हो रही होती है तो खुद को आप प्रिपेयर करते हो, ये पढ़ना है, वो करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर कुछ टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर पेपर बनाना है. तो इन द सेम वे स्पर्म भी खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके. क्लियर. तो इट इज क्रूशियल प्रोसेस फॉर स्पर्म टू बी कॉम्पिटेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, एंड इट इज टिपिकली अकर्स आफ्टर स्पर्म आर इजैकुलेटेड एंड इंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ये तब तक ये प्रोसेस नहीं होगा जब तक स्पर्म जो है वो कहाँ इंटर ना कर जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. क्लियर. ओके, 1 सेकेंड. ओके. कैपेसिटेशंस टेक प्लेस इन ओविडक्ट. तो कहाँ हो रहा होता है, ओविडक्ट में हो रहा होता है. एंड इन्वॉल्व्स अ बायोकेमिकल चेंजेस इन स्पर्म मेम्ब्रेन. तो स्पर्म के मेम्ब्रेन में उसके बायोकेमिकल चेंजेस किए जाते हैं. क्या किए जाते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं स्पर्म के मेम्ब्रेन को. हमें पता है जो मेम्ब्रेन होता है किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है. उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं स्पर्म के मेम्ब्रेन में.
दूसरी बात है मोटिलिटी में चेंजेस आती है। अभी आगे हम देखेंगे कि मोटिलिटी में कैसे चेंजेस आ रही है, स्पर्म के मेम्ब्रेन पे कैसे चेंज हो रहा है। स्पर्म के मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरी बात है मोटिलिटी आ जाती है। मोटिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी अच्छी मोटिलिटी होगी तो वो अच्छे से क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा। दूसरी बात है कि सेलुलर सिग्नलिंग ये अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाता है, ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटेशन प्रिपेयर्स द स्पर्म फॉर द फाइनल स्टेप, द एक्रोसोम रिएक्शन विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्म पेनिट्रेशन इनटू द oocyte। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, जब ओवम तो एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, जब स्पर्म जो है किसके कांटेक्ट में आता है, ओवम के कांटेक्ट में आता है, लाइक oocyte के कांटेक्ट में आता है, उसके किसके, जोना पेलुसिडा के। सी ये है तुम्हारा oocyte, इसके ऊपर एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो oocyte को कवर करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्लियर। अब यहां पे स्पर्म जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या रिएक्शन स्टार्ट करेगा, एक्रोसोम रिएक्शन। तो ये स्पर्म जो है एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट करता है और इसके अंदर पेनिट्रेट करता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम अब स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपेसिटेशन, चेंजेस इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स। कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स का क्या मतलब होता है कि कोलेस्ट्रॉल का रिमूव होना, कोलेस्ट्रॉल का क्या होना, रिमूव होना, कोलेस्ट्रॉल का रिमूव होना कहां से, स्पर्म के मेम्ब्रेन से। अब देखो, द स्पर्म मेम्ब्रेन अंडरगोज कोलेस्ट्रॉल रिमूवल विच इंक्रीज इट्स फ्लूइडिटी। अब देखो क्या होता है ना कि स्पर्म के ऊपर, स्पर्म के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का कवरिंग होता है, तो जिसके कारण इसकी मोटिलिटी भी काफी लो हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटिलिटी भी काफी लो हो जाती है, उसकी फ्लूइडिटी भी काफी लो होती है। तो अब कोलेस्ट्रॉल को हमें क्या करना है, हटाना है। तो कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स इज एसेंशियल फॉर एनेबलिंग अदर कैपेसिटेशन प्रोसेस टू अकर। द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल अलाउज स्पर्म मेम्ब्रेन्स टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल। तो जैसे अब मान के चलो तुम्हारे ऊपर कोई कवरिंग है, राइट, तुम्हारे ऊपर कोई कवरिंग है, तो उस अगर प्लास्टिक का कवरिंग तुम्हारे ऊपर लगा दिया जाए तो तुम अच्छे से मूव नहीं कर पाओगे, तुम अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, तुम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पाओगे। इन द सेम वे क्या होता है, स्पर्म के ऊपर जो है ना कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग होती है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की क्या होती है, कवरिंग होती है। तो वो अच्छे से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पाता, ना ही वो अच्छे से सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड कर पाता है, और उसकी मोटिलिटी भी लो हो रहती है उस टाइम। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कैपेसिटेशन में, कि कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होगा कहां से, स्पर्म के मेम्ब्रेन से। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होगा वहां पे तुम्हें मोर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देगी, और वो जो स्पर्म है वो काफी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा किसके ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर, इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा, कौन, तो स्पर्म। क्लियर। Let me remove this. ओके, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन लिपिड रीमॉडलिंग। अब जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जो हमारा हमें पता है जो स्पर्म होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, स्पर्म के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। तो उसमें भी कुछ ऑल्टरेशन आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, उसके प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होते हैं, ओवरऑल प्रॉपर्टीज जो है उसके अल्टर होते हैं, चेंज होते हैं। उसमें क्या आता है, मॉडिफिकेशन होता है, जो बाद में क्या हेल्प करेगा, एक्रोसोम रिएक्शन करने में हेल्प करेगा, वो हम आगे देखेंगे अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंटरसेलुलर लाइक कैल्शियम। क्या है, इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तो अब क्या होगा, स्पर्म के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। क्या, कैल्शियम क्या है, स्पर्म के अंदर इंटर करेंगे, इन्फ्लक्स होगा। क्लियर। अब देखो, तो इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ना, स्पर्म में क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो कैपेसिटेशन इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो मोटिलिटी बढ़ेगी। अब आप ये कैसे याद रखोगे, आप अच्छा खासा, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम है, आपके बोन में कैल्शियम अच्छा खासा है, तो आप अच्छे से दौड़ पाओगे, राइट, आपकी मोटिलिटी काफी अच्छी रहेगी। इन द सेम वे स्पर्म के साथ भी यही होगा।
उसके साथ उसमें कैल्शियम अगर अच्छा खासा है तो क्या होगा, उसकी मोटिलिटी जो है वो अच्छी रहेगी, एक्रोसोम रिएक्शन भी अच्छे से होगा। तो कैल्शियम इनफ्लक्स plays a critical role in the regulation of sperm motility and the acrosome reaction. Okay. Next है, the rise in calcium is believed to be triggered by a cascade of events initiated by bicarbonate ions and albumin present in the female reproductive tract. ये कहा जाता है कि कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है किसमें, स्पर्म में होता है, वो कैसे हो रहा होता है, वो कैसे हो रहा है, जैसे कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप देखोगे कि बाइकार्बोनेट आयंस और एल्ब्यूमिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये हेल्प करते हैं कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो पाए। ठीक है, एक वो कैस्केड को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, एक चेन को वो ट्रिगर करते हैं, जिसके कारण आप देखोगे कि कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे, तो स्पर्म में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये पॉइंट क्लियर है। हमने क्या यहां तक अभी डिस्कस किया, वन सेकेंड, हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटेशन इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स। ओके, कैल्शियम इनफ्लक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। कैल्शियम अच्छी है, कैल्शियम का इनफ्लक्स है, तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, सॉरी, कि स्पर्म की मोटिलिटी में, और दूसरी बात एक्रोसोम रिएक्शन में। तीसरी बात हमने ये देखी कि द राइज इन कैल्शियम इज बिलीव टू बी ट्रिगर्ड। जो ये राइज हो रहा है ना, कैल्शियम का लेवल जो राइज हो रहा है, वो बोला जाता है कि जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, तो इनके हेल्प से कैस्केड जो है वो ट्रिगर्ड होता है और कैल्शियम जो है वो इन्फ्लक्स होता है किसमें, स्पर्म में। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट मेडिएटेड एक्टिवेशन ऑफ एडनाइलेट साइलेज। अब देखो, बाइकार्बोनेट आयंस, द इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कैपेसिटेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, कैपेसिटेशन में। क्लियर। बाइकार्बोनेट क्या करता है, एक्टिवेट करता है एडनाइलेट साइलेज को। अब जब ये कैस्केड पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बाइकार्बोनेट जो है वो एडनाइलेट को एक्टिवेट करता है। तो लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो चार्ट में आपको बताती हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा। देखो, जैसे ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट है, ये क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है एडनाइलेट साइलेज को। किसको एक्टिवेट कर रहा है, एडनाइलेट साइलेज को। चलो इतना मैं लिख रही हूँ, एसी को। अब ये एसी क्या करता है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन साइक्लिक कैंप पाथवे लेवल्स इनसाइड द स्पर्म। तो स्पर्म में कैंप पाथवे मतलब सारे सेल में एक कैंप पाथवे चल रहा होता है, सीएमपी कैंप पाथवे चल रहा होता है, जो आगे हेल्प करता है प्रोटीन को एक्टिवेट करने में, प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखें, एडनाइलेट जो है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हुआ, किसके हेल्प से, बाइकार्बोनेट के हेल्प से। तो बाइकार्बोनेट जो है वो एडनाइलेट साइलेज को एक्टिवेट कर रहा है, जो क्या करवा रहा है, ये कैंप पाथवे को इंक्रीज कर रहा है, किसमें, स्पर्म में। कैंप पाथवे के लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है, किसमें, स्पर्म में। ओके, कैंप प्रोडक्शन होगा। देखो, अब जैसे कैंप एक्टिवेट होगा, जैसे कैंप का लेवल ज्यादा राइज करेगा, हाई पे जाएगा, ये कैंप क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, जो अब ये इनिशिएट क्या करने वाला है, कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन इवेंट्स दैट ऑल्टर प्रोटीन फंक्शन एंड फैसिलिटेट कैपेसिटेशन। तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बता रही हूं मैं इस चीज को, बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। देखो, वन सेकेंड, ये है आपका बाइकार्बोनेट। ये क्या है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ने क्या किया, एडनाइलेट साइलेज को एक्टिवेट किया। अब इसने क्या किया, इसने कैंप को इंक्रीज कर दिया, कैंप को क्या कर दिया, कैंप के लेवल को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एसी जो है वो कैंप को क्या कर दिया, इसने इंक्रीज कर दिया, किसमें, सेल में। स्पर्म क्या है, सेल ही है ना, स्पर्म क्या है, सेल है।
उसमें इंक्रीज कर दिया। अब ये कैम्प पाथवे जो है, अब ये क्या करेगा, अब ये कैम्प जो है ये एक्टिवेट करेगा किसको, प्रोटीन काइनेज ए को एंड प्रोटीन काइनेज सी को, दोनों को ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन काइनेज ए एंड प्रोटीन काइनेज सी है, अब ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन जो है वो अल्टर होता है, बेसिकली प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो भी स्पर्म के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट है या अंदर प्रेजेंट है, उसको वो एक्टिवेट करता है ताकि आगे का प्रोसेस हो सके किसका, कैपेसिटेशन में। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट है फॉस्फोराइलेशन ऑफ स्पर्म प्रोटीन्स। तो फॉस्फोराइलेशन तो वैसे ही हो रहा है, तो प्रोटीन काइनेज ए एंड प्रोटीन काइनेज सी आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के ही टाइम में ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये फॉस्फोराइलेट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को ऑन द स्पर्म टेल एंड मेम्ब्रेन। तो स्पर्म के मेम्ब्रेन पे और स्पर्म के टेल पे एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, जो फॉस्फोराइलेट होते हैं। किसके हेल्प से, प्रोटीन काइनेज ए के हेल्प से एंड प्रोटीन काइनेज सी के हेल्प से। क्लियर पॉइंट? अब आए तो 1 सेकेंड, अब आते हैं दीज फॉस्फोराइलेशन ऑल्टर स्पर्म मोटिलिटी मेकिंग द स्पर्म मोर हाइपर एक्टिवेटेड। तो इस फॉस्फोराइलेशन के कारण स्पर्म की मोटिलिटी भी ऑल्टर होती है, अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, स्पर्म हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पर्म हाइपर एक्टिवेट, भाई उसको एनर्जी मिल गया, ठीक है, उसके प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे आपके एग्जाम्स वगैरह अच्छे जाएंगे, आप हाइपर एक्टिवेट हो जाते हो कि हाँ एग्जाम अच्छा गया, फुल ऑन मस्ती होगी। उसी तरीके से क्या हो जाता है, स्पर्म की जो है मोटिलिटी भी बढ़ जाती है। स्पर्म के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म के टेल पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो गए। तब स्पर्म भाई जो है अपना वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। अ फॉर्म ऑफ मोटिलिटी दैट इज क्रूशियल फॉर रिचिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग। तो हाइपर एक्टिवेट होना जरूरी है स्पर्म का। क्यों? ताकि वो क्या कर सके, ओवम को, लाइक oocyte को वो क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके, वहां तक पहुंच सके और उसको पेनिट्रेट कर सके। क्लियर? प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन कैल्शियम सिग्नलिंग एंड आयन चैनल्स आर ऑल्सो फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, यहाँ तक भी देखो प्रोटीन्स जो है वो कैल्शियम सिग्नलिंग में भी इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात आप पढ़ोगे ये आगे, और आयन चैनल्स भी उस टाइम में फॉस्फोराइलेट होते हैं। क्लियर? नाउ hyperactivation of sperm motility. Hyperactivation of sperm motility during capacitation, sperm acquire activated motility. तो कैपेसिटेशन के टाइम में जब सब कुछ हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, राइट, तो ये हाइपर एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो ये क्या होता है इसमें, कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज फ्लैजुलर बेंडिंग। काफी उसका जो आप जब स्पर्म को देखोगे तो वो काफी ज्यादा उसका जो फ्लैजुला होता है वो बेंडिंग, फुल ऑन मूवमेंट दे रहा होता है, ठीक है, और वो बहुत ही विग्रस मैनर में मूव कर रहा होता है, काफी स्पीड में वो मूव कर रहा होता है। हाइपर एक्टिवेशन इज नेसेसरी फॉर स्पर्म टू नेविगेट थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। समझ लो भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव एक अच्छा खासा रोड है, आप उस पर क्या स्पर्म जो है वो नेविगेट कर रहा है, किसके हेल्प से, हाइपर एक्टिवेशन। हाइपर एक्टिवेट होगा जो हेल्प करता है स्पर्म को नेविगेट करने में। क्लियर? और हेल्प करता है जोना पेलिसिडा को ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि वो काफी विग्रस मूवमेंट शो कर रहा होता है ना, स्पीड उसकी बढ़ जाती है, तो आराम से जोना पेलिसिडा को क्या करता है, पेनिट्रेट करते हुए चला जाता है। क्लियर? तो जोना पेलिसिडा क्या है हमें पता है, प्रोटेक्टिव लेयर है सराउंडिंग द एग ड्यूरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन। जब एक्रोसोम रिएक्शन होगा तब। ओके, नेक्स्ट है एक्रोसोम रिएक्शन। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आता है एक्रोसोम रिएक्शन। जब यहाँ पे आप देखो, जब ये एग, ये देखो ये जोना पेल्यूसिडा है, क्लियर, और ये है स्पर्म, ये कांटेक्ट में आया, ये स्पर्म जो है जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आया, तो यहाँ एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तब हम देखेंगे एक्रोसोम रिएक्शन है क्या।
द एक्रोसोम रिएक्शन इज द फाइनल स्टेप इन कैपेसिटेशन। तो ये फाइनल स्टेप होता है किसका? कैपेसिटेशन का। तो ये क्या करता है? इट इज ट्रिगर्ड व्हेन द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा ऑफ द एग। तो ये तभी ट्रिगर्ड होगा, तभी होगा ये चीज जब स्पर्म जो है जोना पेल्यूसिडा के कॉन्टैक्ट में आएगा, तब। क्लियर? ड्यूरिंग द एक्रोसोम रिएक्शन, इस टाइम पे क्या होता है? एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आगे आप पढ़ोगे जब मैं आपको अच्छे से स्पर्म का स्ट्रक्चर बताऊंगी। देखो, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है? ये स्पर्म है, क्लियर? ये है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, इसमें एक्रोसोम्स प्रेजेंट है, क्लियर? इसमें लाइक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये एक्रोसोम मेम्ब्रेन है और ये स्पर्म का मेम्ब्रेन है। तो एक्रोसोम रिएक्शन के टाइम में क्या होता है? एक्रोसोम का जो मेम्ब्रेन है और स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण एंजाइम रिलीज हो पाता है, हेलुरोनिडेज एंजाइम और एक्रोसिन। ठीक है, ये दोनों एंजाइम जो हैं वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। उसके बाद विच हेल्प द स्पर्म पेनिट्रेट द एग्स प्रोटेक्टिंग लेयर्स, जो क्या हेल्प करता है कि जोना पेल्यूसिडा को वो पेनिट्रेट कर सके। क्लियर? अब देखो, कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोम रिएक्शन आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सिक्वेंशनल प्रोसेस। कैपेसिटेशन प्रिपेयर द स्पर्म फॉर एक्रोसोम रिएक्शन। तो बेसिकली अगर सिक्वेंशनल प्रोसेस ही हम इसको बोल रहे होते कैसे, तो बेसिकली कैपेसिटेशन जो है स्पर्म को प्रिपेयर कर रहा होता है किसके लिए? एक्रोसोम रिएक्शन के लिए। कैपेसिटेशन में क्या था? उसकी मोटिलिटी बढ़ानी थी, इफ्लक्स करना था, कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स करना था, लाइक कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना था, उसकी मोटिलिटी बढ़ानी थी ताकि वो कहाँ पहुंच सके? एग के पास स्पीड में पहुंच सके। क्लियर? उसके बाद फिर कैपेसिटेशन के बाद ही एक्रोसोम रिएक्शन होता है विच इज नीडेड फॉर द फर्टिलाइजेशन टू अकर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब? फर्टिलाइजेशन के टाइम में। ठीक है। नाउ चेंजेस इन स्पर्म सरफेस प्रोटीन्स, वही जो सिंपल सा जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है ये चीज कि स्पर्म के सरफेस पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें भी मॉडिफिकेशन आती है, वो भी एक्टिवेट होते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं। कैपेसिटेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्सपोजर ऑफ सर्टेन स्पर्म सरफेस प्रोटीन्स दैट आर क्रिटिकल टू बाइंडिंग टू द एग। Okay, one important protein involved is phosphatidylserine, which is expressed on the sperm surface and facilitate the sperm egg interaction. तो देखो, स्पर्म के ऊपर एक और भी टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसके लिए? स्पर्म और oocyte के इंटरेक्शंस के लिए, राइट? Which is expressed on the sperm surface and facilitate the sperm egg interaction. Other surface proteins involved in sperm egg binding are also modified during the capacitation. तो जो भी स्पर्म में तुम्हारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो मॉडिफाई होंगे ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, क्योंकि कैपेसिटेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्म है वो पूरी तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है कि वो क्या करे? एग को फ्यूज कर सके। क्लियर? ओके, डन फॉर टुडे।